वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा वेदरिंग अर्थात अपक्षय। सबसे पहले जानते हैं अपक्षय की परिभाषा। मौसम के स्थैतिक तत्व से तात्पर्य वहां पर पाए जाने वाले अनेक कारक के प्रभाव और प्राणियों के अनेक कार्यों द्वारा चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। आगे बढ़ने से पहले अपक्षय और अपर्दन की परिभाषा में अंतर जानते हैं। अपर्दन में सामग्री अपने मूल स्थान से अन्य स्थान पर चली जाती है, जबकि अपक्षय में चट्टान का मूल स्थान पर ही पाया जाता है। यानी टूटने के बाद मूल सामग्री से जो पदार्थ होता है वो अवसाद होता है, मलबा होता है, वो अपने ही स्थान पर रहता है। चट्टानों में जब भौतिक कारकों के द्वारा टूट फूट होती है उस प्रक्रिया को विघटन कहा जाता है, जबकि रासायनिक कारकों से जब चट्टानें टूटती हैं उस प्रक्रिया को अपघटन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अपक्षय 3 प्रकार का होता है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक अपक्षय की। भौतिक अपक्षय से तात्पर्य हमारा उन सभी कारकों से है जो पूरी तरह से प्राकृतिक कारक हैं, बिना मानवीय हस्तक्षेप के, जिसमें चट्टानें टूटती और फूटती हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके बिंदु सूर्य तप की। शुष्क एवं उष्ण मरुस्थल यानी जहां पर तापमान बहुत ही ऊंचा हो, वर्षा की मात्रा ना के बराबर हो, वहां पर दैनिक तापांतर अधिक होता है। दैनिक तापांतर से हमारा एक दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर से, यानी दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है। सूर्य तप चट्टानों के विघटन का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। दिन में जब सूर्य की गर्मी पड़ती है तो चट्टानें फैलती हैं, और जब रात को तापमान फिर नीचे जाता है तो यही चट्टानें दोबारा से सिकुड़ जाती हैं। दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण बार बार चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने से उनमें तनाव पैदा हो जाता है। तनाव से दरारें उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों में विघटित होने लगती है, और इसी प्रक्रिया को पिंड विच्छेदन कहते हैं। यानी चट्टान बड़े बड़े पिंडों में बट जाती हैं। कुछ चट्टानें ताप की उत्तम चालक नहीं होती, अर्थात तापमान उनके अंदरूनी चट्टानी हिस्से पर नहीं जाती, केवल सूर्य की गर्मी से उनकी ऊपरी परत गर्म होती है, जबकि नीचे की मूल चट्टान ठंडी रहती है। बार बार दिन में तापमान के बढ़ने से ये परत निचली मूल चट्टान से अलग हो जाती है और एक पपड़ी का रूप लेकर वह मूल चट्टान से अलग हो जाती है। चट्टानों के इस प्रकार के टूटने की प्रक्रिया को पल्वीकरण या अपशल्कन कहा जा सकता है। हम घरेलू अगर देखें एग्जाम्पल, तो घर में जिस प्रकार हम आटा गूंथ के रखते हैं, गर्मियों में उसकी ऊपरली भाग पर मोटी मोटी पपड़ी आ जाती है। एक तरह से ये अपशल्कन का उदाहरण है। दूसरी बात करते हैं पाला। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में और उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्र में दिन के समय चट्टानों की जो दरारें होती हैं उसमें वर्षा का या बर्फ का पिघला हुआ जल भर जाता है, और रात्रि को जब तापमान हिमांक यानी 0 डिग्री से नीचे जाता है तो यही जल दरारों में बर्फ का रूप धारण कर लेता है। जब पानी बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। बार बार यही प्रक्रियाएं जब इन चट्टानों पर होती हैं तो उन चट्टानों के बीच की दरारों का आकार लगातार बढ़ जाता है, और एक समय आता है कि मूल चट्टान से अन्य चट्टान अलग हो जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया के कारण तुषारी अपक्षय का कारण माना गया है। तीसरी बात करते हैं हम दाब मुक्ति की। कई आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें भारी दबाव या ताप की दशाओं में निर्मित होती हैं, बनती हैं, जिससे उनके कण भी संकुचित यानी सिकुड़े हुए और दबे हुए होते हैं। समय के साथ जब अपर्दन या अन्य कारक कार्य करते हैं तो ऊपर की चट्टानें अपर्दन द्वारा किसी अन्य स्थान पर चली जाती हैं,
तो नीचे दबी हुई चट्टानों का फैलाव दाब मुक्ति के कारण होता है, यानी जैसे ही उन पर से ऊपरी चट्टान का दबाव हटता है, नीचे वाली चट्टानें फैल जाती हैं। इससे चट्टानों में दरारें पड़ती हैं, जिससे उनका विघटन और अपशल्कन दोनों होते हैं। फोर्थ बिंदु पर बात करें, लवण क्रिस्टलन अपक्षय। चट्टानों के रंध्रों में, रंध्र होते सुराख में जमा हुए खारे पानी के वाष्पीकरण से नमक के रवे बन जाते हैं। जैसे जैसे इन रवों का आकार बढ़ता है, वैसे ही चट्टानों पर भी दबाव बढ़ जाता है। इससे चट्टानें टूट जाती हैं। आमतौर पर यह बहुत ही कम देखने को पाया जाता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में हम उन अपक्षय का जिक्र करेंगे जिसमें भौतिक के अलावा अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, यानी विभिन्न पदार्थों की आपसी प्रक्रिया के कारण अपक्षय होता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण। जल तथा आर्द्र वायु में मिली हुई ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण वर्ड कहाँ से आया है? ऑक्सीजन से। जब लो युक्त चट्टानें में, यानी जिन क्षेत्रों में लो एसिड पाया जाता है, उन क्षेत्रों में जैसे ही वो चट्टानें पानी के संपर्क में आती हैं, तो चट्टानों में स्थित जो लोहे का अंश है वह ऑक्साइड में बदल जाता है, और जिससे ऑक्सीकरण से लो युक्त चट्टानें भुरभुरी होकर गलने लगती हैं। इसका उदाहरण आप घरेलू में भी देखते हैं। कोई लोहे की वस्तु अगर पानी में रख दी जाए तो जंग लगने से वो भुरभुराकर टूटना शुरू कर देती हैं। दूसरा है कार्बोनेटीकरण। जैसा कि कार्बोनेटीकरण है कार्बन की उत्पत्ति, यानी जिन क्षेत्र में कार्बन के कारण कोई अभिक्रिया होती है, जल में घुली हुई CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अपने संपर्क में आने वाली चट्टानों के खनिजों को कार्बोनेट में बदल देती है। इसे कार्बोनेटीकरण कहते हैं। कार्बन युक्त जल जब एक हल्का अम्ल पैदा होता है उसके अंदर, जिसे चूना युक्त चट्टानों में तेजी से घुला दिया जाता है, यानी चूने वाले क्षेत्रों में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ पानी पहुंचेगा, चूने की चट्टानें घुलना शुरू कर देती हैं। इस प्रक्रिया के कारण कार्बोनेटीकरण होता है। अब हम बात करते हैं जल योजन। जल योजन चट्टानों में कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जो हाइड्रोजन युक्त जल को रासायनिक विधि द्वारा अवशोषित कर लेते हैं, जिससे उनका आयतन बढ़ जाता है, यानी वो चट्टानें फूल जाती हैं। आप कोई भी घर में ऐसे देखिए, बिस्कुट वगैरह जैसे ही इसको हम चाय में डिप करते हैं, डुबोते हैं, वो फूल जाता है। इसी प्रकार की प्रक्रिया हमारी चट्टानों में भी होती है, और ये बढ़ा हुआ आयतन चट्टानों के कणों को कमजोर कर देता है, खनिजों में तनाव, खिंचाव और दबाव पैदा करता है, जिससे वो चट्टानें अति शीघ्रता से मूल चट्टान से अलग हो जाती है। अगला बिंदु है हमारा विलयन। विलयन वर्षा के जल के संपर्क में आने पर कभी कभी कुछ चट्टानें घुल जाती हैं, और इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण है नमक युक्त चट्टानों, जहां पर लवण पाया जाता है। जैसे ही वर्षा का पानी वहां आएगा, उन भागों में वह नमक पानी में घुल जाएगा। इसी प्रकार चूना पत्थर वाले जो प्रदेश हैं, वे भी पानी में तेजी से घुल जाते हैं, और इस प्रकार चट्टानों का संगठन कमजोर हो जाता है। इस प्रकार का अपक्षय विलयन कहलाता है, यानी चट्टानें अगर पानी में घुल जाती हैं। तीसरा हम बात करते हैं जैविक अपक्षय, जिसे बायोलॉजिकल वेदरिंग भी कहा जाता है। इसके भी मुख्य 3 बिंदु हैं। जैविक अपक्षय का तात्पर्य हमारा उस अपक्षय है जिसमें किसी जैविक कारक का योगदान रहा हो। इसमें सबसे पहले बात करते हैं वनस्पति की। वनस्पति से तात्पर्य हमारा पेड़ पौधों की जड़ों से है। पेड़ पौधों की जड़ें भी चट्टानों की दरारों को प्रवेश करके उन्हें चौड़ा कर देती हैं। यानी कभी कभी पेड़ पौधों की जड़ें किसी चट्टान में से निकलती हैं, तो धीरे धीरे वो स्थान चौड़ा होता जाता है। इससे न केवल चट्टानें टूटती है, बल्कि हवा और पानी को उस दरार में जाने का एक माध्यम मिल जाता है, और वहां पर अन्य क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, जिससे चट्टानों के अंदर रासायनिक अपक्षय भी बढ़ जाता है। यानी जैविक अपक्षय के साथ साथ रासायनिक अपक्षय भी अपना रोल अदा करता है, और वह चट्टान दूसरी चट्टान से अलग हो जाती है।
दूसरा बिंदु है बिलकारी जीव जंतु। हमारी पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं जो भूमि में बिल बनाकर रहते हैं। बिल बनाने से असंगठित मलबा, यानी जीव जंतु जो बिल बनाता है तो वह अंदर से सामग्री को बाहर निकाल देता है और उस क्षेत्र की भूमि संगठन में मिट्टी को कमजोर कर देता है। इसके अलावा भी अनेक जीव जंतु अपने मुख से या बीट के जरिए भी कई प्रकार के अमल इसमें छोड़ देते हैं, उस चट्टान में छोड़ देते हैं, जिससे चट्टानों में रासायनिक अभिक्रिया भी तेज हो जाती है, अपक्षय तेज हो जाता है। और जैविक कारकों की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य। मनुष्य ने जिस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं में बहुत ज़्यादा विकास किया है, उससे चट्टानों का अपक्षय तेजी से हुआ है। चट्टानों के अपक्षय में मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं बहुत अधिक योगदान देती हैं। मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे वो सड़क निर्माण है, भवन निर्माण है या उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं करता है जिससे चट्टानों की तोड़फोड़ होता है, चाहे वो बम विस्फोट रहे हों या पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण रहा हो। जब मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए चट्टानों के संगठन को कमजोर करता है तो चट्टानों में जो अपक्षय होता है वह जैविक अपक्षय कहलाता है। धन्यवाद।